हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक कुमार आपको यूट्यूब की सीजी लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने क्या किया, ये 9th चैप्टर जो है उसका 4 लेक्चर जो सर्किल का है उसका हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम 5वां लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें हेडिंग क्या है कि एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित को। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि एक वृत्त पे जो चाप बनना है वो उसके मतलब उससे और उसका कोण के रिलेटेड जो भी कोण बनेगा उससे क्या संबंध है वो देखना है। ठीक है, देखिए आप, उससे पहले हम कुछ चीज देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक है, और एक और ये सर्किल है। ठीक, ये मान लीजिए सेंटर पी है, इसका सेंटर वो है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक जीवा खींचा, एक जीवा हमने ये भी खींचा, ठीक है, और यहाँ पे एक जीवा हमने सी डी खींचा। ठीक है, अगर ये क्या है कि दोनों सर्किल का रेडियस अगर सेम है, हमने सेम रेडियस बनाया है, अगर सर्किल का रेडियस सेम है और हमारा जीवा का लेंथ भी सेम है, तो जो भी इससे कोण बनेगा, जो भी इससे कोण बनेगा इसके सेंटर से मिलाने पे, जो भी चाप के द्वारा, इसमें चाप कौन सा होगा, चाप ये हो जाएगा, हो जाएगा हमारा चाप सी बी वाला। ठीक है, तो ये जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वृत्त का जीवा, ठीक है, सेम लेंथ का है तो पहली बात क्या होगा, उनके जो चाप होंगे वो क्या होंगे, सर्वसम होंगे। मतलब अगर इनको एक के ऊपर एक रखा जाए, अगर चाप सेम है, सॉरी अगर जीवा सेम है और एक के ऊपर रखा जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर जीवा सेम है तो उनका चाप क्या होंगे, आपस में सर्वसम होंगे। ठीक है, चाहे उनका रेडियस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात कि अगर इनका चाप, अगर इनका मतलब चाप सेम है तो इनसे बना कोण भी, कहने का मतलब है कि जो हमारा ए ओ बी एंगल होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, सी पी डी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी दो वृत्त का जीवा की लेंथ सेम है तो उनका जो चाप होगा वो आपस में क्या होगा, सर्वसम होगा। इसका रिवर्स थ्योरम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी वृत्त का, अगर उनका जो चाप है वो क्या है कि समान है, मतलब चाप की जो लेंथ है, आर्क लेंथ, वो इक्वल है, तो उनका जो जीवा होगा वो क्या होगा, सर्वसम होगा, मतलब वो भी क्या होगा, समान लेंथ का होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो थोड़ा सा बेसिक था, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि हाँ इस मतलब ये अंतरित कोण क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि ये जो अपना है इसको आप डार्क कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दो कोण का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, किससे, यहाँ से जो चाप देखा जाए, जो हमारा ए बी चाप है, ए बी ये वाला चाप है, जो इससे दो कोण का फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो जो लघु चाप है ए बी, इससे फॉर्मेशन हो रहा है ए ओ बी ए का। ठीक है, देखिए चाप का एंगल हम कैसे लिखते हैं, चाप का एंगल हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मैं बोलूँ कि या तो बोलो वृत्तखंड का एंगल, जैसे मैं वृत्तखंड बोल दूँ ए ओ बी ए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, वृत्तखंड का एंगल। ठीक है, वृत्तखंड का कोण, या आप इसे वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ ए ओ बी तो आप इसको क्या मानेंगे, जैसे मैं मतलब यहाँ पे दिखा रहा हूँ ए ओ बी, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, ऐसे ए ओ बी तो ये भी बनेगा, लेकिन हम किसको बोल रहे हैं, ए ओ बी, तो इससे हम क्या बोलेंगे, लघु चाप के द्वारा बना कोण। ठीक है, अब डिनोट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक पी डाल दिया। तो अब मैं यहाँ से बोलूँ कोण ए ओ बी, ए ओ बी ये मान लिया वृत्तखंड का कोण है, ये कौन सा है, ये लघु वृत्तखंड का कोण है। ठीक है, अगर मैं वही बोलूँ एंगल ए पी, सॉरी यहाँ से ऐसे, एंगल ए ओ बी पी, एंगल ए ओ बी पी ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का कोण। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का कोण। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम ए ओ बी का कोण बोलते हैं ना, तो इसके रेस्पेक्ट में जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड से बना कोण होता है, दैट मींस ये वाला कोण होता है और ये कोण होता है। ठीक है, दो कोण यहाँ दिख रहा है हमें, तो इसके रेस्पेक्ट में ए ओ बी के रेस्पेक्ट में जो कोण बनता है ना दीर्घ वृत्तखंड से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ए ओ बी के रेस्पेक्ट में
ए ओ बी को हम क्या बोल देंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो इन्हीं के बारे में हम जानना है कि आगे क्या रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं एक बार। ठीक है, अब इसको लैंगिक लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लघुचाप ए बी द्वारा ओ पर बना कोण कौन सा कोण है, एओबी। ठीक है, तथा दीर्घचाप ए बी द्वारा ओ पर बना कोण क्या है, एओबी का प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, ठीक है, क्या है एओबी का प्रतिवर्ती कोण है। बस ये लैंग्वेज में लिखना था ताकि आप समझे। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे रिलेशन बनाते हैं कि हाँ इनका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, आइए अब रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 सर्किल बनाया है। अब कोई भी चाप द्वारा कितने मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है केंद्र से कोण बनने का। ठीक है, तो एक मान लीजिए हमारा PQ है, एक हमने PQ चाप लिया। ठीक है, तो एक कोण तो इससे बन सकता है। ठीक है, एक हमने लिया क्या, व्यास के बराबर ले लिया PQ। ठीक है, एक हमने ले लिया यहाँ पे PQ। ठीक है, अब देखिए इससे कोण क्या करेगा। हमने मान लिया एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया A। ठीक है, रिलेशन प्रूफ करना है इसलिए हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A। ठीक है, फिर हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, अब मान लीजिए A, थोड़ा सा इनको और ऊपर लेते हैं, PQ यहाँ मान हम ले लिया A। ठीक है, ये 4 तरीके हैं। अब हमें यही कोण दर्शाना है, ये प्रूफ करना है कि इनके बीच में क्या। ठीक है, देखिए हमें इसमें क्या दर्शाना है कि अगर किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र से बना कोण वृत्त के किसी भी पॉइंट से बना कोण से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वही दर्शाना है। तो हमने क्या किया, 3 सर्किल ले लिया कि हमने पॉसिबिलिटी देखा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, एक हमने लिया PQ जीवा, यहाँ से ले लिया एक व्यास के बराबर जीवा और यहाँ से एक ये जीवा। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, हमें रिलेशन निकालना है कि POQ और PAQ एंगल में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ये हमें रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, बस आप ट्रेन सर्किल देखते जाइएगा। फर्स्ट फिगर, ये सेकंड मान लीजिए, ये थर्ड मान। ठीक है, तीनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं हुआ, सारे लोग एक ही फॉलो हो गया। अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर एक त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर एक ऐसा त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका जो ये बाह्य कोण होता है वो उसके 2 अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण उसके 2 अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो यहीं पर हमें देखना है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, अगर मैं लिखूँ एंगल BOQ, अगर मैं एंगल BOQ लिखूँ इसके बारे में, तो क्या बोल सकता हूँ, 2 अभिमुख अंतःकोण। तो कौन से होंगे, एक तो OAQ होगा और एक OQ ये होगा। यही तो होगा ना, हम ये ट्रायंगल मान रहे हैं, ये एंगल से इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा OAQ इस प्लस AQ बोलिए या OQ ये बोलिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर आप ट्रायंगल में देखें, अगर आप ट्रायंगल AOQ में देखें, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा OA है वो किसके बराबर है, OQ के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये देखते जाना है क्योंकि यहाँ पे हमें ये रिलेशन बताना है कि इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं कि मतलब कैसे आया क्या आया, पहले रिलेशन देखिए फिर आपके आगे देखते हैं। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे OA = OQ है, OA = OQ है, तो यहाँ से हम एक चीज क्या बोल सकते हैं, अगर मैंने ये भी बताया आपको कि अगर कोई पॉइंट से, मान लीजिए कोई अगर सर्किल में अगर सेम पॉइंट है, मतलब सेंटर से अगर कोई एंगल ले रहे हैं, तो ये जो हमारा एंगल होगा ना वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर किसी जीवा पे अगर हम एंगल ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि रेडियस सेम डिस्टेंस का होता है और सर्किल से डिस्टेंस भी इसका सेम होता है, तो ये हम मानते हैं कि इसका एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर OA = OQ है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि OAQ = OQA या AQA होगा। ठीक है, तो अगर ये होगा तो ये देखिए यहाँ से हम
इक्वेशन 1 2 में देखें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा बी ओ क्यू होगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ओ ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं ये। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा जो बी ओ क्यू होगा वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ओ ए क्यू के। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, अब इस तरह से हम दूसरा सर्किल लेते हैं। कौन सा? ये वाला, ये ट्रायंगल। सॉरी, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ये किस ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम? ये बात कर रहे थे ए ओ क्यू में। ठीक है, अब वैसे हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा? ए ओ पी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा बाह्य कोण कौन सा है? बी ओ पी, ये हमारा बाह्य कोण है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर से आपका कोण ए ओ पी ए और पी ए ओ, क्या हो जाएगा? ओ पी ए और पी ए ओ, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही रूल क्या कि हमारे यहाँ पता है कि ट्रायंगल में क्या है? ओ पी इक्वल टू ओ ए। तो अगर ये इक्वल है तो हम यहाँ से फिर बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो एंगल होगा कौन सा? ओ पी ए, वो किसके बराबर होगा? पी ए ओ के। ठीक है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? देखिए अब आगे कैसे करेंगे। ठीक है, अगर इक्वल हो गया तो फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ पी जो हमारे ये एंगल है, ये दोनों अभिमुख अंतःकोण के बराबर होगा। और हमें पता है क्या कि दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2O ए पी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, मतलब हमें क्या रिलेशन निकालना है? निकालना है कि सेंटर से बना कोण। तो यहाँ जो सेंटर से बना कोण है वो किसके बराबर है? पी ओ क्यू के बराबर है। यहाँ से दिख रहा है कि जो हमारा पी क्यू चाप द्वारा है, ये पी क्यू चाप द्वारा जो कोण बना हुआ है वो कौन सा है? पी ओ क्यू। और पी ओ क्यू किसके बराबर है? पी ओ बी और बी ओ क्यू के बराबर। किसके बराबर है? पी ओ बी और बी ओ क्यू के बराबर। ठीक है, आप पी ओ बी को बी ओ पी भी ले सकते हैं, एक्चुअली हमारा एंगल तो वही है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू, ऐसे लिख दें। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा? पी पी ओ है, पी ओ क्यू। बी ओ पी हमारा क्या है? 2 टाइम्स ओ ए पी, और यहाँ पे हमारा क्या है? 2 टाइम्स ओ ए क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है? पी ओ क्यू, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, अब देखिए ओ ए पी और ओ ए क्यू ये किसके बराबर है? पी ए क्यू के बराबर है। यहाँ आप देखिए कि ये एंगल बोल रहा है और समेशन ये एंगल, तो किसके बराबर है? पी ए क्यू के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? पी ओ क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स पी ए क्यू के बराबर। ठीक ठीक, अब यहाँ से हमने क्या समझा? ठीक है, ये जो हमारा एंगल आया, ये जो हमारा प्रूफ आया, यहाँ से हमने क्या समझा? तो हमने ये समझा कि अगर किसी चाप के द्वारा सेंटर से बना कोण, किसी भी चाप के द्वारा सेंटर से बना कोण उस वृत्त के किसी भी पॉइंट से, उस चाप से बना कोण का क्या होता है? आधी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी चाप के द्वारा सेंटर से बना कोण, ठीक है, उस वृत्त के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट से उस चाप से बना कोण के क्या होता है? दुगना होता है। या तो अपोजिट बोल सकते हैं कि सर्किल के किसी भी पॉइंट से किसी चाप पे बना कोण उस सेंटर के उस चाप से बना कोण का क्या होता है? आधा होता है। तो एक्चुअली हमारा ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज, अगर हम इसको कंसीडर करें, यहाँ से देखिए, अगर हम, ये तो फिगर 1 का था। ठीक है, अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहीं पे, अगर हम इस फिगर को कंसीडर करें, फिगर 2 में देखें हम। ठीक है, फिगर 2 में देखें अगर, तो जो हमारा POQ है, जो हमारा POQ है वो कितने का बन है? उसका एंगल क्या है? POQ का एंगल क्या है? तो आप बोलेंगे कि एक लाइन पे बना एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। ये हो सकता है कितने का है? 180 डिग्री का। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूं जो हमें नीचे दिया गया है पी ओ क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स पी ए क्यू, तो यहाँ से हमारा जब पी ए क्यू आएगा क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ क्यू बाई 2, और एंगल कितना है 180 बाई 2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं पी ए क्यू इक्वल टू 90। ठीक है, ये बहुत बढ़िया रिलेशन है। ठीक है, इसका क्या है ना, यूज आप कहीं मतलब आगे देखेंगे, जब भी जो भी लड़के आप तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये अच्छे से पता होगा कि जो इनका एप्लीकेशन है बहुत अच्छे से यूज होता है प्रूफ करने में। ठीक है, या एंगल निकालने में। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो हमारा पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इसको ऐसे मतलब कवर कर दे तो ये हमारा क्या बन रहा है, अर्ध सर्किल बन रहा है, यानी आधी सर्किल। तो अगर ये पी ओ क्यू 180 डिग्री का है तो जो हमारा पी ए क्यू होगा क्या है 90 डिग्री, यानी क्या होगा ये परपेंडिकुलर। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी अर्ध सर्किल पे मतलब व्यास से बना कोण हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। आप किस पे भी लीजिए ना, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप अगर ये भी पॉइंट लेंगे ना तो ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का, आप अगर ये भी पॉइंट लेंगे तो ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको पर में हम लिखते हैं लैंग्वेज में कैसे होगा आप एक बार देखिए फिर बताता हूँ। अच्छा, वो तो फिगर 2 के लिए था। अगर हम फिगर 3 में देखें तो फिगर 3 से हम क्या समझते हैं, देखिए किस लिए दिया गया है। यहाँ पे जो पी क्यू है ना वो उसको हम दीर्घ चाप माने हैं। पी क्यू हमारा क्या है दीर्घ चाप है। ठीक है, अभी तक इसमें जितने भी था हमने पी क्यू क्या माना था, लघु चाप माने किया था। अगर पी क्यू दीर्घ चाप है तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि अगर मैं बोलूँ पी ओ क्यू, या ध्यान दीजिएगा ये अंदर वाला नहीं है, ये कौन सा वाला, ये बाहर वाला कोण है। तो जो हमारा पी ओ क्यू होता है वो 2 टाइम्स होता है किसके, पी ए क्यू का। ये भी ध्यान रखिएगा, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, पी ओ क्यू क्या होता है हमारा 2 टाइम्स पी ए क्यू का होता है। ठीक है, अब आइए उसको लैंग्वेज में लिखते हैं एक प्रमेय के रूप में। ठीक है, तो ये क्या बोलता है हमारा प्रमेय, अभी हम जो प्रूफ किया कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है एक बार हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि चाप है हमारा पी क्यू, ठीक है, तो क्या बोल रहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चलिए मान लीजिए हमारा केंद्र पर अंतरित कोण हो गया वृत्त के शेष भाग के किसी भी पॉइंट, चलिए एक मान लिए यहाँ पे एक ये पॉइंट मान लिए, यहाँ पे सी पॉइंट मान लिए। ठीक है, 2 पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, थ्योरम कैसे प्रूफ किया कि वृत्त एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी पी ओ क्यू किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 2 टाइम्स पी ए क्यू बोल सकते हैं कि जो हमारा पी ओ क्यू है वो 2 टाइम्स होगा पी ए क्यू के, और साथ में हम ये भी तो बोल सकते हैं क्योंकि क्या बोला है वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, तो यहाँ से हम यही बोल सकते हैं 2 टाइम्स पी सी क्यू। ठीक है, बोल सकते हैं। अगर इन दोनों को हम देखें तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा पी ए क्यू होगा किसके बराबर होगा पी सी क्यू। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके एग्जाम में सिर्फ ये कोण दिया हो, ठीक है, ये बोल दिया हो कि हमारा पी ओ क्यू मान लीजिए 150 डिग्री का है और वो बोल दे कि आप बताइए पी सी क्यू का मान क्या है, तो वहां से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, 150 का अगर दो मतलब आधा क्या हो जाएगा 75 डिग्री, ये 75 होगा तो ये भी हमारा 75 होगा, या पूछ दे कि इन दोनों कोणों का सम क्या होगा तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भाग पे भी बना कोण हमेशा क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ठीक है, देखिए फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने एक और चीज कहा तो उसको भी लिख लेते हैं। ये हमें पता ना कि मान लीजिए अर्धवृत्त पे, ठीक है, ये हमने देखा था किसी भी पॉइंट पे बना कोण हमेशा क्या होगा 90 डिग्री पे, हमेशा ये क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि एक अर्ध वृत्त पे बना कोण क्या होता है समकोण होता है। ठीक है, ये सब क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज में है
लेकिन क्या इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, AC भी 90 डिग्री। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर एक और प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज, उसको करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली चक्रीय चतुर्भुज है क्या, इससे क्वेश्चन तो नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जो इसका एप्लीकेशन है ना उससे आते हैं क्वेश्चन। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या है कि किसी भी सर्किल के अगर उसके 4 पॉइंट लिए जाएं, मतलब चारों पॉइंट अगर सर्किल पे स्थित हो, ठीक है, मतलब चारों पॉइंट से अगर ये जा रही है कोई सर्किल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो इसी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है वो हमें ध्यान रखनी है। ये कैसे आया उसके चक्कर में ना लगिए। ये क्या है कि मतलब इसी कुछ प्रॉपर्टी है। तो क्या प्रॉपर्टी है, तो एक मैं लिखूं अगर, तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है उनके सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग, मतलब सम्मुख कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ यहाँ से सम्मुख को, तो या तो अगर मैं डी को लो, मान लीजिए हमने डी को लिया, तो डी के सम्मुख क्या है, या तो सी है या तो ए है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कोण डी और कोण सी, इसका मान भी क्या होगा, 180 होगा। और हम यही बोल सकते हैं कोण डी और कोण ए का मान भी क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, बस इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण होता है उनके योग क्या होता है, 180 का होता है। ठीक है, जानते हैं कि चतुर्भुज चारों कोण होते हैं 360 होता है। और अगर इसके अपोजिट में लिखें, मान लीजिए एक और पर में लिखूँ मैं 10.10, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, चतुर्भुज चतुर्भुज है। ठीक है, बोलूँ कि किसी चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री है, तो वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये इसका जस्ट क्या होगा, रिवर्स हो गया। तो हमने क्या देखा, चक्रीय चतुर्भुज में जो भी सम्मुख कोण होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और उसका रिवर्स है कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, तो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक, 10.5 है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशन शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें ट्रिक के साथ भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आइए उसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 10.5 है। ठीक है, यही लास्ट चैप्टर है सर्किल का, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अच्छा भी लगेगा। अभी तक क्या कर रहे थे, थ्योरी कर रहे थे, ट्रायंगल की है, सर्किल के दोनों थ्योरेटिकल है, लेकिन आप क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 10.5 पे, इसमें बोला है कि केंद्र वो है, उस पर 3 पॉइंट ABC ये दर्शाया हुआ है बुक में। ठीक है, ABC दिया हुआ है और एक पॉइंट डी है। और इसमें क्या बोला है कि BOC यानी हमारा ये एंगल BOC और फिर AOB हमारा ये एंगल दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, ADC, हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी पॉइंट से बना कोण क्या होता है, दोगुना होता है। मतलब यहाँ से अगर हम बोले तो प्रमेय के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, AOC 2 टाइम्स ADC लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमें AOC दिया नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है क्या कि AOC किसके बराबर है, एंगल AOB और एंगल BOC के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ठीक है, तो यहाँ से हमारा AOC क्या आ जाएगा, ये वो है, डी नहीं है। ठीक है,
ये दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 30 + 60, क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम ये पता है कि जो हमारा AOC है किसके बराबर है, 2 टाइम्स ADC के बराबर है। तो यहाँ से हमारा ADC क्या आ जाएगा, एंगल AOC/2। तो यहाँ से ADC क्या आ जाएगा 90/2, तो एंगल ADC हमारा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, समझ गए। देखिए अगर आपको प्रमेय पता है तो कितनी आसानी से आ गया, नहीं तो आप ढूंढते रहते कैसे निकाले। इसीलिए क्या है कि जो भी प्रमेय को मैं प्रूफ कराता हूँ ना, उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये उनका रिजल्ट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनका जो तरीका है प्रूफ करने का वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। एक क्लास और होगा इसके जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद सर्किट सर्किट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे इस पर क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो ओके, आज क्लास यही समाप्त करते हैं। बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।